हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे उस जवाब की उम्मीद नहीं होती जो जवाब वो दे देते हैं। एक ऐसे ही सवाल सामने उठाया है इस कहानी में हमने, अनुत्तरित प्रश्न। कहानी प्रस्तुत है। वैसे शुभांगी की कोई उम्र नहीं हुई थी, मगर अम्मा की जिद थी कि 4 भाइयों में एक ही बहन है, समय रहते कन्यादान कर दें। पंडितों से सुना करती थी कि रजस्वला होने के पूर्व कन्या का कन्यादान कर दें तो ही पुण्य मिलता है, वरना कन्यादान का कोई मतलब नहीं रहता। अम्मा की इसी जिद के चलते बाबूजी रमानाथ एक बार एक डॉक्टर लड़के के लिए गए थे। परिवार बहुत शरीफ था, पिता भी डॉक्टर थे, बहुत अच्छे से मिले थे, स्वागत सत्कार किया था। पिताजी की क्वालिफिकेशन वगैरह जानकर वो बहुत प्रभावित हुए थे। पिताजी ने उनके लड़के के लिए शादी का प्रस्ताव रखा था, तो वे बहुत खुश हुए थे कि आपके जैसे सुसंस्कृत परिवार की कन्या हमारे घर आए तो हमारा सौभाग्य होगा। मगर जब पिताजी ने शुभांगी की उम्र बताई थी तो वे हंसने लगे थे। पिताजी से बोले थे कि आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति इतनी कम उम्र में बेटी की शादी की बात कैसे कर सकता है। पिताजी अपना समूह लेकर लौट आए थे। घर आकर अम्मा पर बहुत नाराज हुए थे और कहा था कि अब मुझे अपने साधु बाबा लोगों के कहने पर चलकर शादी ब्याह के लिए मत भेजना। कुछ वर्षों के लिए अम्मा शांत हो गई थी। फिर नाते रिश्तेदारों से कहना शुरू कर दिया था कि कोई लड़का बताओ, हमारे घर में तो कोई लड़का देखने जाता ही नहीं है, लड़की की शादी कैसे हो पाएगी। बेचारे रिश्तेदार भी क्या करते, यहाँ वहाँ के लड़के बताया करते थे। माँ पंडित जी को बुलाकर कुंडली मिलवाया करती थी। आधी कुंडली तो बिना मिलाए ही बाहर हो जाती थी, क्योंकि कुछ को भाई लोग पसंद नहीं करते थे तो कुछ को अम्मा स्वयं नापसंद कर देती थी। रिश्तेदार जब भी घर आते थे एक आध लड़की की कुंडली जेब में डालकर ही आते थे, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि अम्मा जाते ही लड़के की बात कहेंगे। भाइयों को भी शुभांगी का विवाह इस उम्र में करना बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर अम्मा की धर्मांधता के आगे किसी की नहीं चलती थी। एक बार अम्मा ने एक 11 वर्ष बड़े लड़के से शुभांगी की कुंडली मिलवाई थी। कुंडली मिल भी गई थी, लड़का अच्छे पद पर था, पर जब भाइयों के वो पिताजी के सामने बात लाई गई थी और सबने एक सुर में रिजेक्ट कर दिया था, तब अम्मा चुप हुई थी। पिताजी वो भैया लोगों ने समझ लिया था कि अम्मा शुभांगी की शादी जल्दी किए बिना मानेंगे नहीं, इसलिए उन लोगों ने बड़ी गंभीरता से इस संबंध में सोचना शुरू कर दिया था। 3 भाइयों की शादी हो चुकी थी, चौथे वो छोटे भाई की शादी बची थी। सभी अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त थे, परंतु अपने अपने क्षेत्र में शुभांगी के लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। कई जगह बात चली थी, पर बात बनी नहीं। कहीं गृह मैत्री नहीं मिलती थी तो कहीं भ्रकुट नहीं मिलता था, कहीं दोनों मिल जाते थे तो शादी के लायक गुण नहीं मिलते थे। पिताजी और भाइयों को कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन माँ की जल्दबाजी बराबर जारी थी। आखिर एक जगह बात बन ही गई थी, जहाँ घर वर दोनों ही अच्छे थे। पिताजी ने भैया को भेजा था। श्रीनाथ जी ने विस्तृत जानकारी लेने के बाद शादी के लिए हाँ कह दी थी, परंतु शर्त ये थी कि पहले तो फोटो सबको पसंद आनी चाहिए
और फिर अगर ज़रूरत समझी तो लड़की भी देखेंगे। एक अच्छी फ़ोटो भेजी गई थी। अपने आप मान लिया गया था कि उनको लड़की पसंद आ गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों तक कोई बात नहीं की थी। 4 महीने के बाद श्रीनाथ जी का फ़ोन आया था कि हमारी बेटी विदेश से आ रही है, वो अपनी भाभीयों के साथ लड़की देखने आएगी। बताया गया था कि 2 भाभीयों वो अपने छोटे बेटे के साथ नंदरानी आएंगी। साथ में छोटा भाई, वो जिस लड़के की शादी होनी है वो भी आएगा। वो लोग काफ़ी समृद्ध थे, अतः स्वागत भी वैसा ही होना चाहिए था। ये सोचकर अम्मा परेशान हो गई थी। बीच में समय भी कम था, इसलिए तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। वैसे भी भाई लोगों की सैलरी से तो घर चल जाना पर्याप्त था। बाकी शादी का खर्च तो बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों से होना था। अम्मा ने देने के लिए साड़ियाँ, सूट, बच्चे के कपड़े, खिलौने, मिठाई, फल आदि की लिस्ट बनवाकर भाभीयों को कानपुर भेजा था ताकि वैरायटी मिल सके। पिताजी ने अपने बैंक से पैसे निकलवा दिए थे। सब सामान आ गया था और उससे बड़ी बात ये थी कि सभी कपड़े वगैरह अम्मा को पसंद आ गए थे। सब तैयारियां शुरू हो गई थी। नाश्ते में क्या क्या बनाना ठीक रहेगा, लंच और डिनर में क्या क्या बनेगा, तथा कहाँ कहाँ उनको नाश्ता खाना देना ठीक रहेगा, मौसम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आदि सभी बातों की चर्चा पारिवारिक मीटिंग में लगभग रोज हो रही थी। नए नए सुझाव भी आते थे, उन पर भी विचार किया जाता था। आखिर घर में लड़की की पहली शादी थी। खैर, सब कुछ निपट गया था। वो शादी की तारीख तय हो गई थी। सुबह सुबह पिताजी नाश्ते में दलिया लेते थे। बड़ी बहू उनके कमरे में दलिया देने गई तो पिताजी पलंग से नीचे गिरे पड़े हुए थे। बहू वहीं से चिल्लाई थी तो सभी दौड़ पड़े थे। फौरन कानपुर लेकर गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद वहाँ कोई फायदा नहीं दिखा तो लखनऊ लेकर गए। अम्मा बाबूजी के साथ थीं, पर उन्हें संभालने के लिए भी बहू की जरूरत थी, इसलिए बड़ी बहू भी साथ में गई थी। बड़े भैया, वो बीच वाले भाई, तो साथ में गए ही थे। ऐन वक्त पर ऐसी घटना से सबके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। लखनऊ में भी पिताजी का उपचार शुरू हो गया था। अम्मा का चेहरा एकदम उतर गया था। बार बार बड़ी बहू से पूछती थी, अब क्या होगा? उनकी बेटी विदेश से इसी काम के लिए आई है, हम कैसे मना करेंगे? अगर नहीं मना करते तो क्या छोटी वो बीच वाली बहू सारी व्यवस्था के साथ शुभांगी की शादी की तैयारियां कर पाएंगी? अम्मा बहुत परेशान थी। बड़ी बहू उनको सांत्वना दे रही थी कि पहले हमें पिताजी की तबीयत देखनी है, उसके बाद हम सब कुछ देख लेंगे। अभी नहीं कर पाएंगे तो उनसे समय के लिए निवेदन करेंगे। उनकी बेटी आई है तो 1 आध महीना तो रुकेगी, हम फिर से प्रोग्राम बना लेंगे। अम्मा जी, आप अपने आप को संभाल कर रखिए, वरना ध्यान बट जाएगा। पिताजी की तबीयत में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। वे बोल भी नहीं पा रहे थे, सिर्फ इशारों में बात कर रहे थे। दोनों बेटे बार बार डॉक्टर से सलाह मांग रहे थे। डॉक्टर का कहना था कि हम सिर्फ अपना काम कर सकते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। कई डॉक्टर सांत्वना दे देते थे, कई दिल्ली या मुंबई जाने की सलाह देते थे। पिताजी को लकवा का भीषण अटैक हुआ था। उनके हाथ व पैर दोनों ही लकवाग्रस्त हो गए थे।
बड़े बेटे ने बड़ी बहू के कहने से उन लोगों को पिताजी की बीमारी की बात बताई थी। वो शुभांगी को शादी के लिए वक्त के लिए कहा था। वे लोग भी बहुत सज्जन थे। उन्होंने पूरा ध्यान पिताजी की तबीयत पर लगाने को कहा था। बाकी कार्यक्रम बाद में हो जाएंगे, ये भी कहा था। अम्मा वो बड़ी बहू की ये चिंता कम से कम दूर हो गई थी और पूरा ध्यान पिताजी की तरफ दिया जा रहा था। पिताजी बोलने की कोशिश करते थे, परंतु कोई शब्द नहीं बन पा रहे थे। कुल मिलाकर उनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। जॉइंट खाता होने के कारण अम्मा के दस्तखत से अकाउंट से पैसे निकल आते थे। लगातार महंगी दवाएं वो इंजेक्शन रोज आते थे, लेकिन स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों भाई अपनी छुट्टियां बढ़ाते चले जा रहे थे। अम्मा को समझा बुझाकर घर भेज दिया गया था बड़ी बहू के साथ, हालांकि वो तैयार नहीं हो रही थी। दोनों बेटे भी एक साथ छुट्टी नहीं ले पा रहे थे, इसलिए छोटे भाई के साथ पारी बदल बदल कर छुट्टी ले रहे थे। अब धीरे धीरे आर्थिक संकट भी गहराने लगा था। लड़कों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन पिताजी ने इशारे से समझाया था कि शुभांगी की ससुराल वालों से बात करें। लड़कों ने उन्हें आश्वासन दिया था ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। छोटे भाई राकेश को जाने को कहा गया था, परंतु उसने बड़े भाई को जाने के लिए अनुनय की थी। बड़े भाई सुरेश ने पिताजी के पास राकेश और मुकेश को छोड़ दिया था और स्वयं श्रीनाथ जी से मिलने चले गए थे। श्रीनाथ जी बड़ी सहृदयता के साथ सुरेश से मिले थे। पिताजी की तबीयत के बारे में पूछा था। बताते हुए सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे थे। सुरेश ने उनसे प्रार्थना की थी कि हम सिर्फ इतनी मेहरबानी आपसे चाहते हैं कि आप शादी की तारीख कुछ दिन के लिए बढ़ा दें। आपसे क्या छिपाना, हमारे पास जो भी पैसा था वो पिताजी की बीमारी में खर्च हो गया और अभी भी खर्च होता जा रहा है। पिताजी की तबीयत ठीक होते ही हम शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे, भले ही हमें पैसा कहीं से उधार लेना पड़े। आप हमारा यकीन करें, हम बात के पक्के हैं। शादी में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, बस सिर्फ इतनी मेहरबानी कर दें और शादी की तारीख बढ़ा दें। श्रीनाथ जी 2 क्षण आँख बंद करके कुछ सोचते रहे थे, फिर उन्होंने सिर हिलाकर शादी की तारीख बढ़ाने को मना कर दिया। सुरेश का चेहरा उतर गया था। उन्होंने उठकर चलने का उपक्रम किया था तो श्रीनाथ जी की भारी भरकम आवाज गूंजी थी, बैठो, पूरी बात तो सुनो। शादी की तारीख तो सभी रिश्तेदारों में फैल गई है, ऐसे में बदलना ठीक नहीं लगता। दूर तलक बात जा सकती है। तुम्हारे बताए अनुसार रमानाथ जी अभी जल्दी चल फिर नहीं पाए, तो फिर शादी रोकने से क्या फायदा। तुम पैसे के कारण शादी टालना चाहते हो तो ना तो पैसे की व्यवस्था कर दी जाएगी। मगर सुरेश ने संकोच के साथ कहा था, लोग क्या कहेंगे। श्रीनाथ जी ने कहा था, लोग तो तब कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा। सुरेश ने कहा था, बड़े अरमानों के साथ ये शादी करना चाहते थे क्योंकि एक ही बहन है हमारी, लेकिन श्रीनाथ जी ने कहा था, ये मेरी भी बेटी की शादी है। ये रकम जो मैं दूंगा ये उधार नहीं होगी, ये मैं अपनी बेटी की शादी
खुद कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। पर सुरेश ने कहा था, श्रीनाथ जी, हमें रुपए इकट्ठे करने में वक्त लगेगा, पर हम आपकी पाई पाई लौटा देंगे। बस एक विनय है कि ये बात फैलनी नहीं चाहिए, वरना हमारी चारों तरफ थू थू हो जाएगी। श्रीनाथ जी ने कहा था, हमारी तरफ से ऐसा कभी नहीं होगा, ये पैसा वापस भी नहीं लिया जाएगा। बेटी की शादी में बाप का दिया हुआ पैसा है। चलते समय सुरेश ने श्रीनाथ जी के चरण छूकर कहा था, मंदिर में बैठे हुए साक्षात भगवान को पहली बार देख रहा हूँ। घर आकर सुरेश ने सबको ये बताया था, साथ ही हिदायत भी दी थी कि बात बाहर न जाने पाए। शुभांगी की शादी इतनी धूमधाम से की गई थी कि पूरे गांव में एक मिसाल बन गई थी। चारों तरफ चर्चे थे कि रमानाथ जी की ऐसी हालत के बावजूद इतनी शानदार शादी कर पाना कैसे संभव हुआ, इतने खर्चे की व्यवस्था कैसे हो पाई। ये प्रश्न अनुत्तरित थे, क्योंकि किसी भी गांव वाले के पास या किसी भी रिश्तेदार के पास इसका जवाब नहीं था। उन लोगों ने पैसा देने के समय अपने हाथ खींच लिए थे। एक प्रश्न गांव की चौपाल पर भी नहीं सुलझ पा रहा था, मगर रमानाथ जी व्हील चेयर पर बैठे हुए उस प्रश्न का उत्तर जानते थे। विदा के वक्त शुभांगी सबसे गले मिलकर खूब रोई थी, लेकिन डोली में बैठने के पहले शुभांगी अपने ससुर श्रीनाथ जी के चरणों से लिपट गई थी। इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि उसने ऐसा क्यों किया था। ये प्रश्न अनुत्तरित था। नमस्कार।